Hello friends, myself Shreya Pandey and today we are going to discuss all the 30 questions of mathematics that came in CTET examination in August 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ्स में 15 क्वेश्चन कंटेंट के देखेंगे, उसके बाद हम लोग 15 क्वेश्चन पेडागोजी के देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रियदर्शनी मिक्स्ड 4.8 किलोग्राम ऑफ आलमंड्स, 2500 ग्राम ऑफ रेजिन and 3.5 kilogram of cashew and packed the mixture equally into 3 dozen packets. What is the weight of each packet? क्वेश्चन कह रहा है प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम लिया, 2500 ग्राम किशमिश लिया और 3.5 किलोग्राम क्या लिया, काजू लिया। इसका एक मिश्रण बनाया जिसको बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट में डाल दिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यूनिट्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है, किलोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है। यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यूनिफॉर्म यूनिट्स करना पड़ेगा। यानी कि हमें पहले यूनिट को क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। या तो सारे किलोग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज कर दें या तो ग्राम को क्या करें, किलोग्राम में चेंज कर दें। अब हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हम देख रहे हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दें या तो ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम ऑप्शन देख रहे हैं ग्राम में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग किलोग्राम को क्या कर लें, ग्राम में चेंज कर लें। अब 4.8 किलोग्राम को अगर हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे यानी कि उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4800 ग्राम। कितना आएगा, 4800 ग्राम। 2500 ग्राम ये तो ग्राम में ही यानी कि 2500 ग्राम लिख लेंगे। फिर 3.5 किलोग्राम को अगर हम लोग चेंज करेंगे ग्राम में तो कितना हो जाएगा, 3500 ग्राम। 3500 ग्राम। अब इन तीनों को प्रियदर्शनी ने क्या किया, मिक्स किया, यानी इन तीनों को क्या किया, उसने मिला लिया। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10800 यानी कि 10,800 आ गया ग्राम। ये किस में है, ग्राम में है। ठीक है, यानी कि जो टोटल मिक्सचर है वो कितना ग्राम का है, 10,800 ग्राम का है। अब बोला है कि इसको उसने क्या किया, 3 दर्जन पैकेट्स में डिवाइड किया है। 3 दर्जन पैकेट्स का मतलब कितना हुआ, एक दर्जन में हम लोग जानते हैं कि एक दर्जन में कितने होते हैं, एक दर्जन में 12 पैकेट्स बनते हैं। लेकिन एक दर्जन नहीं, ये कितना दर्जन बोला है, 3 दर्जन। एक दर्जन में 12 बनते तो यानी कि 3 दर्जन में कितने बनेंगे, 36 पैकेट्स बनेंगे। यानी कि 3 दर्जन में 36 पैकेट, यानी कि ये जो मिश्रण बना है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हम लोग को 36 पैकेट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 36 से इसको डिवाइड कर देंगे। और देखिए 36 से 108 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 300 ग्राम। यानी कि एक पैकेट जो होगा वो कितने ग्राम का होगा, वो 300 ग्राम का होगा। एक पैकेट जो होगा वो 300 ग्राम का होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड। कि मान लीजिए किसी स्क्वायर का साइड जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी उसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, एरिया होगा कितना, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया। अगर मान लीजिए कि साइड जो है वो दोगुनी कर दी जाए यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नया एरिया है वो पहले वाले एरिया का कितना गुना है। तो देखिए 100 जो है वो 25 का कितना गुना है, 4 गुना है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। आंसर हो जाएगा डी, 4 टाइम्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल थ्री डायमेंशनल शेप्स। यानी कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें चारों जो शेप्स दिए हुए हैं वो 3D शेप्स के हों। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है क्यूब, क्यूबॉइड, सेमी सर्कल तो 2D होता है, यानी कि ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, ये भी गलत हो गया, सर्कल क्या है, 2D शेप्स है। ऑप्शन सी कह रहा है क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल आ गया यानी कि क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर और सिलेंडर, ये क्या है, ये सारे 3D शेप्स हैं। यानी कि ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगीता वॉन्ट्स टू बाई अ सोप डेट कॉस्ट ₹10। सी हैज़ अ 5 रुपी कॉइन, 2 1 रुपी कॉइन्स एंड 5 50 पैसे कॉइन्स।
हाउ मच मोर मनी डज सी नीड टू बाई द सोप। कि संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य कितना है, 10 रुपया है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के सिक्के हैं और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है। ठीक है, देख लेते पहले क्या बोला है। 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का। ठीक है, 5 रुपये का सिक्का कितना है उसके पास, 5 रुपये का सिक्का है 1 रुपये का सिक्का कितना है 2 और 50 पैसे का सिक्का कितना है 5, यानी कि उसके पास कितने पैसे हुए, उसके पास 5 रुपये का एक सिक्का है, यानी कि गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 रुपये आएगा। 2 1 रुपये का सिक्का है यानी कि 2 रुपया हो गया और 5 50 पैसे के सिक्के हैं तो यानी कि कितने रुपये हो गए, 2.5 रुपया हो गया। यानी कि टोटल कितना रुपया उसके पास है, 9.5 रुपया। उसके पास टोटल कितना रुपया है, 9.5 रुपया। तो उसको और कितने पैसे की ज़रूरत है ताकि वो 10 रुपये का साबुन खरीद ले, उसे 50 पैसे की और ज़रूरत है। तो उसके पास कितना हो जाएगा, 0.5 रुपीज़ की उसके पास और ज़रूरत है, यानी कि 50 पैसे या फिर 0.5 रुपीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि हर जगह न्यूमरेटर क्या है, सेम है। न्यूमरेटर क्या है, हर जगह सेम है। हर जगह न्यूमरेटर 1 1 1, हर जगह न्यूमरेटर क्या है, सेम है। अगर हर जगह न्यूमरेटर सेम है यानी कि डिनोमिनेटर अगर जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा संख्या उतनी छोटी होगी। तो जैसे यहाँ पे 1/4 है, 1/4 है तो 1/4 यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है ना, 3 से तो बड़ा 4 है, यानी कि ये संख्या 1/3 से छोटी है। 1/3 है और 1/2 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 2 है वो 3 से क्या है, छोटी है, यानी कि 1/2 जो है वो क्या है, 1/3 से बड़ी है। यानी कि ये फ्रैक्शन कैसा है, ये फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में है। ये फ्रैक्शन क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। ये संख्या सबसे छोटी है, उसके बाद 1/3 है, फिर उसके बाद 1/2 है, यानी कि संख्या कैसे है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर जब ए हो गया तो ये तीनों गलत ही होगा। अगर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/2 है। अब 1/2 1/4 से तो बड़ा है ना, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है। 1/2 जो है वो 1/3 से तो बड़ा है, गलत हो गया। 1/3 है, 1/4 है, 1/3 जो है 1/4 से तो बड़ा है, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो। हमें क्या करना है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 6 है, 15 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यही क्वेश्चन है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, 6, अगर हम डिफरेंस निकालें इन लोगों का तो 1 और 6 का डिफरेंस 5 आया, 6 और 15 का डिफरेंस 9 आया, फिर यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो 21 आया, फिर यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो 25 आया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक पैटर्न कुछ नहीं निकल रहा है हमें ना। अगर संख्या में ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन डिफरेंस निकालने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमें ऐसी संख्या मिल रही जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे 5 है, फिर 9 है, फिर 21 है, 25 है, कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये यानी कि डिफरेंस से तो नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं 91 है, 91 को देख के कुछ याद आ रहा है, 91 को देख के कुछ मन में आ रहा है। ऐसा आ रहा है ना कि 91 जो होता है वो क्या आता है, वो 13 के पहाड़ा में आता है। 13 सते 91, यानी कि ये कितना है, ये 13 गुणे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 66 को देख के कुछ लग रहा है, हाँ 11 के पहाड़ा में आता है। 11 गुणे 6, 11 6 66, 45, 9 गुणे 5, 9 5 45, 15 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3, 6 कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2, 1 कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1। अब ये देखिए जो पहली संख्या लिखी है हमने 1 3 5 9 11 13, यानी कि 1 3 5 के बाद क्या यहाँ पे होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 1 3 5 के बाद क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और जो दूसरा संख्या लिखे हैं उसको क्या लिखे हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 7 गुणे 4 होना चाहिए। 7 गुणे 4 यानी कि 28, 7 चौक 28, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 28। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। ये हमें एक टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। तो हमें ये पहले टेबल देखना है। यहाँ पे देख रहे हैं ब्लड ग्रुप लिखा है कि ए ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। बी ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 6 हैं। ओ ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं, 12 हैं। ए बी ग्रुप के कितने हैं,
3 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और टोटल कितने बच्चे हुए हैं, 30 बच्चे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन का मतलब जो सबसे अधिक पाया जा रहा है, सबसे अधिक कौन सा पाया जा रहा है, ओ वाला, यानी कि ओ का, और किसके साथ रेशियो देखना है, रेयरेस्ट। रेयरेस्ट यानी कि जो सबसे कम ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जा रहा है, ए बी वाला, यानी कि ए बी। इसका रेशियो क्या है, OH2 ए बी का रेशियो क्या है, OH2 ए बी का मतलब यहाँ पे O जहाँ पे वहाँ पे क्या लिखेंगे 12, H2 3, ए बी की जगह पे क्या हो जाएगा 3। अब ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, यानी कि कितना आ जाएगा 4:1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अ काइट बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पतंग जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगा यदि उसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाए, अगर इक्वल कर दिए जाए। देखिए पतंग कैसे होता है, पतंग ऐसे होता है ना, पतंग के जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो एडजेसेंट साइड्स है, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते। जबकि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन पतंग में जो होते हैं एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा, ये वाला साइड्स आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर इसका मान लीजिए हम लोग कोण को बराबर बना भी दें, एंगल को अगर बराबर बना भी दें, तो भी तो ये एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल रहेंगे, अपोजिट साइड्स तो इक्वल नहीं ना हो जाएंगे कोण को बराबर बनाने से। यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए क्या हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। और हमसे पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए ही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, हमको पता है कि ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, अब आगे के ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। एक रेक्टेंगल क्या बन जा रहा है, एक स्क्वायर बन जा रहा है यदि उसके सारे साइड्स को क्या कर दे रहे हैं, हम इक्वल कर दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में भी सारे कोण जो होते हैं वो 90 के होते हैं, और स्क्वायर में भी सारे जो कोण होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। बस इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें जब अपोजिट साइड्स केवल इक्वल है, अगर इसके चारों साइड्स को इक्वल कर दिया जाए तो वो स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑप्शन सही है। इस वजह से ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये सही कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है अ रोम्पस बिकम्स अ स्क्वायर इफ़ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। एक समचतुर्भुज के अगर हम लोग सारे एंगल्स को अगर इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर बन जाता है। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज में क्या होता है, सारे जो समचतुर्भुज में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बस क्या होता है अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। एंगल सारे इक्वल नहीं होते, एंगल अपोजिट वाले एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और स्क्वायर में हम जानते हैं कि सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग रोम्बस के एंगल्स को भी इक्वल कर दें तो साइड्स तो जो है पहले से ही इक्वल है, अगर एंगल को भी इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, एंगल को अगर इक्वल कर देंगे तो हमारा वो स्क्वायर बन जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी भी हमारा क्या था, सही था। ये सही कथन है, ये भी सही कथन है, लेकिन हमसे गलत कथन पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, इस वजह से ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है अ पैरेललोग्राम बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है। ठीक है, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे वो नहीं मैटर करता है, लेकिन क्या होंगे, पैरेलल हैं। तो अगर देखिए पैरेललोग्राम, अगर उसके सारे कोण को हम इक्वल कर दें, अगर उसके सारे एंगल को भी हम लोग इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं और क्या होते हैं, सारा एंगल भी इक्वल होता है। तो अगर हम लोग किसी पैरेललोग्राम का अगर हम लोग एंगल इक्वल कर दें, सारे एंगल को इक्वल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। यानी कि ये कथन भी क्या था, सत्य था। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ मिनी इज अरेंजिंग 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल्स कैन सी मेक विद दीज स्क्वायर्स। एमिनी जो है वो उनके पास एमिनी के पास 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं।
ठीक है, अमीनी के पास कितने स्क्वायर हैं 36 स्क्वायर है। और वो उसको क्या करना चाहती है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में एक रेक्टेंगल बनाना चाहती है उन सारे स्क्वायर से। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल, तो वो कितने इस रेक्टेंगल बना सकती है उन 36 स्क्वायर से, वो कितने रेक्टेंगल बना सकती है। देखिए अगर हमारे पास 36 है, ठीक है, रेक्टेंगल अगर हम लोग को बनाना है तो क्या होता है, रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, ठीक है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, कोई भी लेंथ हो सकता है कोई भी ब्रेथ। तो एक हम क्या कर सकते हैं, एक 36 गुणे एक का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, चाहे आप 36 को लेंथ मान लीजिए, चाहे ब्रेथ मान लीजिए, चाहे एक को आप लेंथ कर लीजिए, चाहे ब्रेथ कर लीजिए, ठीक है। एक तो 36 गुणे एक कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या कर सकते हैं, 18 गुणे 2 कर सकते हैं, इसका एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। तीसरा कर सकते हैं 3 गुणे 12 का बना सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या बना सकते हैं, 6 गुणे 6 का बना सकते हैं। और एक 4 गुणे 9 का भी बना सकते हैं। एक 4 गुणे 9, 9 चौके 36, 6 चार के 36, 12 3 36, 18 दुना के 36 और 36 से कम 36। एक 9 गुणे 4 का बना सकते हैं, एक 6 गुणे 6 का बना सकते हैं। उसके बाद कोई और बना सकते हैं नहीं। उसके बाद देखिए 9 के बाद क्या आएगा, फिर से 12 गुणे 3 का आ जाएगा, लेकिन 12 गुणे के 3 को तो हम एक बार ले ही चुके हैं, यानी कि हम लोग टोटल कितने बना सकते हैं, टोटल हम लोग कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं, टोटल हम लोग 5 रेक्टेंगल बना सकते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रूबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाई कार एट 16:50 आवर्स एंड फिनिश्ड एट 21:15 आवर्स ऑन द सेम डे। द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द जर्नी इज। रूबीना अपनी जर्नी कब स्टार्ट करती हैं, 16:50 पे, 16:50 यानी कि 4:50 पे, 4:50 पे अपनी जर्नी। हम लोग क्या करते हैं, अगर 16 लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 12 में देखेंगे कि 12 में क्या जोड़ेंगे कि 16 आएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, यानी कि 4:50 पे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती हैं और वो 21:15 पे यानी कि 9:15 पे उनकी जर्नी ख़त्म हो जाती है। तो उनको कंप्लीट करने में, जर्नी को कंप्लीट करने में कुल कितना समय लगा। देखिए अगर यहाँ पे 4:50 से अगर उनकी जर्नी मान लीजिए 8:50 पे ख़त्म हो जाती तो उनको कितना घंटा लगता, उनको 4 घंटा लगता है ना। अगर 4:50 से उनकी जर्नी जो है 8:50 पे ही ख़त्म हो जाती तो उनको 4 घंटा लगता। लेकिन 8:50 के बाद भी उन्होंने कितना समय लिया, 8:50 के बाद भी उनको 25 मिनट और लगा। अमीनी को 8:50 के बाद ही 25 मिनट और लगा जर्नी को कंप्लीट करने में, यानी कि टोटल कितना समय लगा, 4 घंटा और 25 मिनट, 4 घंटा 25 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 घंटा 25 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, अ होल नंबर इज एडेड टू 100, a whole number is added to 100 and the same number is subtracted from 100. The sum of the two resulting numbers so obtained is, कि एक कोई होल नंबर है, मान लेते हैं वो क्या है, x है। मान लेते हैं हम जो नंबर ले रहे हैं होल नंबर वो क्या है, वो x है, ठीक है। वो अगर x है तो मान लीजिए पहले 100 में क्या किए, उसी नंबर को क्या किए, x को ऐड किए और फिर क्या किए, उसी नंबर को 100 में से क्या किए, घटा दिए। तो पूछ रहा है कि अगर इन दोनों नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टिंग जो नंबर होगा वो क्या होगा, यानी कि तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ देखिए 100 + x + 100 - x, यहाँ पे x है, यहाँ पे -x है, x से x कट जाएगा, यानी x + x है, यहाँ पे -x है तो x से x चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 100 + 100, 100 + 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसका आंसर आप केवल देख के भी समझ सकते थे कि एक बार वही नंबर जोड़ा गया है, एक बार वही नंबर घटाया गया है, यानी कि 100 बचे, यानी कि वो नंबर तो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा ना। अगर एक बार वही नंबर जोड़ा गया और एक बार वही नंबर घटाया गया तो यानी कि वो नंबर तो ख़त्म हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 100 और 100 200। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज, 100 लाख कितने के बराबर है, ठीक है। हम लोग जानते हैं लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं, ठीक है। पहले 5 जीरो बना लेते हैं, 5 जीरो हो गया, ठीक है। कितना लाख बोल रहा है, 100 लाख बोल रहा है, यानी कि 100 लाख ये नंबर हो गया हमारा 100 लाख के बराबर। यहाँ पे 100 लिखें और ये लाख के लिए 5 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 100 लाख हो गया। अब ये देख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि ये नंबर कितना है, ये नंबर 1 करोड़ है। देखिए कहीं पे 1 करोड़ लिखा हुआ है, हाँ 1 करोड़, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है या फिर घटते क्रम में है, ठीक है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है 10.5 के बाद 1.50
ठीक है। 10.5 से 1.50 कम है, सही है। 1.5 से 1.055 कम है, ठीक है। 1.055 से 1.05 कम है। 1.05 से 1.005 भी कम है, ठीक है। 1.005 से 0.155 है, तो ये भी क्या है, ये 1.5 था, यहाँ 1.005 था, यहाँ पे 0.115 है, यानी कि ये भी संख्या इससे क्या है, कम है। यानी कि ये संख्या कैसी है, ये पूरा क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, 1.05 है, अब यहाँ पे 1.05 है और उसके बाद 1.005 है, यानी कि ये संख्या तो इससे छोटी है, ठीक है। 1.005 से यहाँ पे 1.5 आ गया, यानी कि ये संख्या तो इससे बड़ी थी, ये वाली संख्या जो है वो क्या है, इस वाली संख्या से बड़ी है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 10.5 है, ठीक है। 10.5 के बाद 1.05 है, ठीक है। 1.05 के बाद यहाँ पे 1.055 है, यहाँ पे 2 ही अंक तक गया है 5 के बाद, यानी कि अगर कुछ नहीं है तो यानी कि 0 है, लेकिन यहाँ पे 5 के बाद 5 है, यानी कि ये भी क्या है, इस वाले से बड़ा है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 10.5 है, फिर 1.5 है, फिर यहाँ पे 1.05 है, ठीक है। 1.05 के बाद यहाँ पे क्या है, 1.055, फिर से वही यहाँ जो था वही यहाँ पे फिर से आ गया, यहाँ पे 0.55 है, यहाँ पे 0.5 है केवल, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए हमारा सही है। बस एक यही है जो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है या फिर घटते क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630, ठीक है। 3630 का फैक्टर कौन सा इनमें से नहीं है। अब देख रहे हैं हम 11 है, पहला ऑप्शन 11 है। देखिए 11 को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या 11 से ये संख्या जाएगी। देखिए क्या करते हैं, अल्टरनेट डिजिट्स हम इसमें चूज़ करते हैं, जैसे 3 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। माइनस करने पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर माइनस करने पे 0 आ गया या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ गया तो वो संख्या कैसी होती है, वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है, यानी कि ये 11 से तो डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, संख्याओं का योग जो भी आए वो क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए। जैसे यहाँ पे कितना है, 3 6 3 0 है, तो यानी कि 3 6 9 9 3 12 12 0 12, यानी कि सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है 12। अब 12 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। अब 5 है, 5 से डिविजिबल होने के लिए संख्या को क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 5 हो या तो 0। यहाँ पे लास्ट में 0 है, यानी कि ये भी संख्या क्या है, 5 से डिविजिबल होगी। अब 9 से क्या है, बस केवल ये संख्या जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर सम करने पे जो संख्या आए वो 9 से भी डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ पे 12 है, 12 तो 9 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है इसका, 9 जो है वो 3630 का फैक्टर नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द सम ऑफ 5 -5 +5 -5 +5 -5 ऐसे जाते हुए कहाँ तक, और नंबर ऑफ टर्म्स तक इसका सम कितना होगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम लोग 5 -5 -5 +5 -5 ये हम कहाँ तक लिए हैं, इवन डिजिट्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिए ना, 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स तक अगर हम लोग ले रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 5 से 5 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अगर हम लोग ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तक लेते हैं, जैसे 5 -5 +5, ये कितने टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 3 ही टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म्स और 3 टर्म, यानी कि ये कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तक गए तो ये 5 से 5 चला जाएगा, लेकिन एक 5 क्या हो जाएगा, एक 5 लास्ट में बच जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 5 -5 +5 -5 +5, अब ये देखिए ये भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म 3 4 5, इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ देखिए 5 से 5 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, लेकिन एक लास्ट में 5 बच जाएगा। यानी कि अगर हम किसी संख्या को ऐसे कर रहे हैं +5 -5, तो वो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो वो क्या होगी, वो एक लास्ट में 5 तो बच ही जाएगा, ये जाते हुए कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, यहाँ से यहाँ कटेगा, लेकिन एक लास्ट में 5 तो बच ही जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5, यानी कि आंसर डी हो जाएगा हमारा 5। अब हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट।
मैथमेटिक्स निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, कौन से कथन गणित के विषय में मान लीजिए सही हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, ये चाइल्ड को क्रिएटिव होने में मदद करता है। हाँ, सही है। इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड्स इमेजिनेशन, ये बच्चे जो इमेजिनेशन होता है उसको बढ़ाता है। हाँ, ये भी सही है ऑप्शन। इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, ये ऑप्शन भी सही है। क्यों? क्योंकि डिडक्टिव मतलब क्या होता है, एक देखिए इंडक्टिव होता है और एक डिडक्टिव होता है। ठीक है, एक इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव, और एक होता है डिडक्टिव, डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस है? अगर हम किसी चीज़ को, अगर हम किसी क्वेश्चन को मान लीजिए, पहले इसका मतलब होता है एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, और इसमें रूल से एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। यानी कि अगर इंडक्टिव मेथड क्या होगा, जिसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल देंगे उसके बाद रूल बताएंगे। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को कि ट्राइंगल के सम तीनों क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, तीनों अंतरकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर हम लोग ये बताना चाह रहे हैं बच्चों को, तो हम पहले क्या करेंगे, हम उनको एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें दो एंगल मान लीजिए दे दिए, एक दे दिए 50 है, दूसरा दे दिए 50 है। अब उसके बाद उनको बोलेंगे कि ये वाला एंगल मेज़र करिए और बताइए कितना है। तो बच्चे मेज़र करेंगे जब, तो ये कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 हो गया। यानी कि अगर हम लोग यानी कि हम लोग पहले क्या किए, हम लोग पहले एग्जाम्पल दिए, उसके बाद ये बताएं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। लेकिन अगर वहीं पे हम मान ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को क्या, अगर हम लोग बता रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, अगर हम बच्चों को ये पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमें पहले इसको एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं? नहीं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले ये रूल बताना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। पहले रूल बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। यानी कि डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में होता है पहले रूल से हम लोग एग्जाम्पल तक जाते हैं, पहले रूल बताते हैं फिर एग्जाम्पल तक जाते हैं। तो ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है, ये मेनली मैथ्स में यूज होता है, मैथ्स में ज़्यादातर यूज होता है, या फिर ग्रामर में यूज होता है। जैसे हम लोग ग्रामर में भी पढ़ते हैं, टेंस पढ़ना होता है कि पहले हाँ कि अगर ता है, ती है, ते हैं, ये आए तो ये लगाना है, वो आए तो ये लगाना है ना। तो अगर ग्रामर से रिलेटेड है तो ग्रामर में भी डिडक्टिव रीजनिंग यूज होता है, और मैथ्स में भी डिडक्टिव रीजनिंग यूज होता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट, ये क्या है, हमेशा कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसका अगर एक ही तरीका है या एक ही तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कई मेथड्स होते हैं एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो मैथ्स का नेचर कैसा है, मैथ्स का नेचर है डाइवर्जेंट। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, केवल ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, बी और सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इट हेल्प्स द चाइल्ड टू बी क्रिएटिव, ये बच्चों को क्रिएटिव होने में मदद करता है। हाँ, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है इट हेल्प्स इन नर्चरिंग द चाइल्ड इमेजिनेशन, ये बच्चे के जो बच्चों का जो इमेजिनेशन होता है उसको पोषित करता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है, बच्चों का इमेजिनेशन बढ़ाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, ये ऑप्शन भी सही है। क्यों? देखिए, एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हम किसी चीज़ को कैसे पढ़ाते हैं, हम लोग पहले एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद हम लोग रूल बताएंगे। और डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में पहले हम लोग रूल बताते हैं, उसके बाद उस पर बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ट्राइंगल पढ़ाना है, ठीक है, अगर आपको ट्राइंगल पढ़ाना है और आप बच्चे से गए बोले कि बच्चों बताइए अगर ये एंगल 50 है और ये एंगल 50 है, ठीक है, तो बताइए इसको मेज़र करके बताइए। आप उनसे बोलेंगे कि इसको मेज़र करके बताइए कि ये एंगल कितना होगा। तो जब बच्चे इसको मेज़र करेंगे इस एंगल को, तो वो कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि देखिए तीनों कोण का योग कितना हो रहा है, 180। यानी आप ये रूल बताएंगे फिर बच्चों को कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है, तीनों कोण का योग होता है 180। फिर इसके बाद उस पर आप और सारे मतलब क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन पहले आप क्या किए, पहले आप एग्जाम्पल लिए, उसके बाद आप क्या किए, उसके बाद आप रूल बताएं कि जो ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर मान लीजिए आप बच्चों को कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपको बच्चों को पढ़ाना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो आप बताइए इसको क्या करते हैं, इसका क्या एग्जाम्पल लेते हैं। आप एग्जाम्पल से नहीं, आप क्या करते हैं, आप पहले इसको ये जो रूल है उसको बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। यानी कि जो कुछ ऐसे मैथ्स में होते हैं जिनका आप एग्जाम्पल नहीं, पहले आप उनको उसका रूल बताएंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कराते हैं। तो ये जो हो गया, पहले रूल बताना उसके बाद एग्जाम्पल कराना, ये किस में आता है, डिडक्टिव रीजनिंग में। तो देखिए इट इज़ तो जो मैथ्स होता है और खासकर मैथ्स और ग्रामर में भी हम ऐसे ही बताते हैं। हम पहले रूल बताते हैं कि अगर ता है, ती हैं, ते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ है ना, तो उसमें ये रूल लगाना है। तो मैथ्स हुआ या फिर ग्रामर हुआ, उसमें उसमें क्या यूज होता है, उसमें डिडक्टिव रीजनिंग यूज होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन ए सही था, बी सही था और सी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट, कि मैथ्स जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, उसका करने का तरीका एक हो, उसका सोल्यूशन क्या हो, उसका सोल्यूशन एकदम सटीक हो, एक ही तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो कन्वर्जेंट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके करने के मेथड्स बहुत सारे हैं, आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो डाइवर्जेंट हो गया। जो बच्चा जिस हिसाब से चाहे वो उस हिसाब से कर सकता है, तो वो कैसा मेथड हुआ, वो डाइवर्जेंट हुआ। यानी कि ऑप्शन मैथ्स जो है क्या है, मैथ्स को तो हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में एक क्वेश्चन जो होता है उसके कई सोल्यूशन होते हैं। यानी कि ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन गलत है। इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन गलत है, कन्वर्जेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यानी कि ऑप्शन कौन कौन सा सही है, ए, बी और सी। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है टू डेवलप अप्रिसिएशन फॉर मैथमेटिक्स एमंग चिल्ड्रेन अ टीचर परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द क्लास। चूज़ द वन विच इज़ नॉट इफेक्टिव टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। किसी बच्चे के अंदर मैथमेटिक्स के प्रति, गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए एक टीचर ने क्या किया, कुछ एक्टिविटीज़ कराया, क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए। तो बताइए कि इनमें से कौन सा इफेक्टिव नहीं होगा उसके ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब कि बच्चों में मैथ्स के लिए रुचि पैदा करने में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट इफेक्टिव टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑप्शन है सी ऑलवेज प्रेजेस द स्टूडेंट हु अचीव्स हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास इन द टर्म इन एग्जामिनेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सी नोज टू चिल्ड्रेन सी शोज टू चिल्ड्रेन द वीडियोज़ ऑन इंडियन मैथमेटिक्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन मैथमेटिशियन के ऊपर बच्चों को वीडियो दिखाएं और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया। ठीक है, इससे बच्चों के अंदर क्या आएगा, इससे बच्चों के अंदर गणित के प्रति रुचि पैदा होगी। ऑप्शन सी कह रहा है सी गिव्स मैथमेटिकल पजल्स एंड मैजिक स्क्वायर्स टू बी सॉल्व इन द क्लास। अगर बच्चे ऐसे मैथमेटिकल पजल्स करेंगे या मैजिक स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बच्चों के अंदर क्या आएगा, मैथमेटिक्स के प्रति रुचि पैदा होगी। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है सी स्टेब्लिशेस अ मैथमेटिक्स कॉर्नर इन हर क्लास वेयर स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल एक्टिविटीज़। उन्होंने एक मैथमेटिकल कॉर्नर बनाया जहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे भी बच्चों के अंदर क्या होगी, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, उनमें क्या आएगा, मैथ्स के प्रति रुचि पैदा होगी। ठीक है, तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ए वाला क्या है, ए वाला गलत है। क्यों, सी ऑलवेज प्रेजेस द स्टूडेंट हु अचीव हाईएस्ट मार्क्स इन द टर्म इन एग्जामिनेशन। जो बच्चों का लास्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो बच्चे अच्छा किए उनको उनका क्या कर रहे हैं, उनका तारीफ़ कर रही हैं ना, उनकी प्रशंसा कर रही हैं। तो ऐसे तो क्या होगा, जो बच्चे अच्छे हैं उनमें तो ठीक है, वो तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बच्चे मान लीजिए तेज़ नहीं थे या जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया, वो लोग क्या होंगे, वो लोग हताश हो जाएंगे, उन लोगों में वो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो हुआ वो क्या है, वो गलत है। ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन हिंदी में है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर थॉट प्रोसेस, कि जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं वो उनके थॉट प्रोसेस के बारे में बताती हैं। कि वो देखिए, अगर कोई बच्चा है, अगर वो कुछ गलती करेगा तो आपको समझ में आता है ना कि वो क्या सोच के ये गलत आंसर टिक कर दिया, तो ये सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है एरर्स इन मैथमेटिक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, कि गलतियाँ जो होती हैं मैथमेटिक्स में वो सीखने का एक हिस्सा है। तो ये भी सही है, बच्चे गलतियाँ कर करके ही सीखेंगे, है ना।
ऑप्शन सी कह रहा है ईरर्स इन मैथमेटिक्स हेल्प टीचर्स इन प्लानिंग देयर लेसन्स, की जो गणित में जो त्रुटियां हो रही हैं, जो गलतियां हो रही हैं, वो टीचर को हेल्प करेगी क्या करने में, लेसन प्लान करने में, प्लानिंग देयर लेसन। ठीक है, हाँ ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए टीचर्स कुछ पढ़ाएं, ठीक है, देख रहे हैं कि बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो वो आगे से अपने प्लानिंग, अपना जो लेसन प्लान है वो उस हिसाब से बनाएंगे ताकि बच्चों में वो जो गलतियाँ कर रहे हैं वो ना करें। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स शुड बी ओवरलुक्ड एज पॉइंटिंग एरर्स विल डिमोटिवेट देम, कि जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उन्हें क्या कर देना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों का अगर आप उनकी गलतियों को बताएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो हताश हो जाएंगे, वो प्रेरणाहीन हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर मान लीजिए आप बच्चों को उनकी गलतियों को नहीं बताएंगे तो वो तो वही गलती करते ही रह जाएंगे ना। बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को उनकी गलतियाँ बतानी चाहिए ताकि वो अपनी गलतियों को जाने और उसे सुधारें। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट असेसमेंट। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट आ रहा है और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट क्या होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट क्या होता है। देखिए क्राइटेरियन रेफरेंस्ड में आकलन में क्या होता है कि आकलन किस हिसाब से होता है, किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। जैसे अगर सीटेट में आप सीटेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया है कि अगर आप 60% लाएँ या फिर 55% मार्क्स लाएंगे तभी आप सीटेट पास होंगे। तो आप किस हिसाब से देखा जा रहा है, आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि अगर आपका 60% आया या फिर अगर आपका 55% आया तभी आप क्या कर रहे हैं, आप सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। यानी कि एक किस बेस पे हो रहा है, ये एक फिक्स क्राइटेरिया के हिसाब से हो रहा है। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि अगर आप आकलन के लिए क्या किया गया, एक क्राइटेरिया फिक्स करके दिया गया है, अगर आप 60% लाएँ, ठीक है, अगर आप 90 नंबर लाएँ तभी आप सीटेट पास करेंगे। अगर आप 89 नंबर ला दिए तो आप सीटेट में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। यानी कि आपका आकलन किस हिसाब से हो रहा है, आपका आकलन हो रहा है एक फिक्स क्राइटेरिया पे कि अगर आपको अगर सीटेट पास करना है तो 60% लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम विद्यार्थियों में तुलना कर सकते हैं, तुलना होती है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम विद्यार्थियों में तुलना कर सकते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस में तुलना नहीं होती है, लेकिन नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, तुलना होती है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको पता है ना कि ये फर्स्ट रैंक लाया है, इस बच्चे का फर्स्ट रैंक आया है, इस बच्चे का सेकंड रैंक आया है, इस बच्चे का थर्ड रैंक आया है। तो ये क्या हो गया, ये इसमें हम तुलना कर ले रहे हैं। अब इसमें तुलना में देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जिस बच्चे का सारे बच्चों में से जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आया है वो क्या है, वो उसका फर्स्ट रैंक आया है। यानी कि वो बच्चा क्या है, वो बच्चा पहले नंबर पर है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम तुलना कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज़ यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। जो मानक संदर्भित आकलन है वो निदानित परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो क्या करता है, वो केवल क्या करता है, कंपैरिजन करता है ना, वो कंपेयर करने के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी कह रहा है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज टू इवेल्युएट द मास्टरी लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चों में क्या करता है, मास्टरी लर्निंग को इवेल्युएट करता है, यानी कि उनमें निपुणता को चेक करता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्राइटेरियन में हम क्या करते हैं, निपुणता देखते हैं ना कि बच्चा पास हुआ फेल हुआ। तो इसमें क्या होता है, इस क्राइटेरियन रेफरेंस में निपुणता का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। ऑप्शन सी कह रहा है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो डायग्नोस्टिक टीचिंग के लिए होता है और रेमेडियल टीचिंग के लिए होता है। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी सही है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, निदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दोनों कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है नॉन रेफरेंस असेसमेंट टेल्स अस वेयर अ स्टूडेंट stands as compared to other student in his or her परफॉर्मेंस। इसमें क्या कर रहा है कि नॉन रेफरेंस टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं। तो नॉन रेफरेंस टेस्ट में तो हम बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया, ऑप्शन डी भी सही हो गया। तो यानी कि ऑप्शन बी, सी और डी तो तीनों सही है, ऑप्शन ए क्या है, गलत है। और हमसे गलत ही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल, ठीक है, गणितीय अधिगम सामग्री क्या करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हेल्प्स टीचर्स इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग द फॉर्मूला, सेकंड है हेल्प्स स्टूडेंट्स इन सेल्फ लर्निंग, थर्ड है हेल्प्स टीचर्स इन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, फोर्थ कह रहा है डेवलप्स लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लास। देखिए जो मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल्स होते हैं वो टीचर के लिए नहीं, वो बच्चों के लिए सहायक है। किसके लिए हैं? बच्चों के लिए सहायक, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग में मदद कर रहे हैं। बच्चों के करें स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करता है और क्या कर रहा है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी और डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा बी और डी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ओलम्पियाड्स एंड कॉम्पिटिशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी, क्या किया जाएगा, अक्रॉस द कंट्री। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलम्पियाड और प्रतियोगिताएं क्या होंगी। ठीक है, देखो क्या होंगी, मेड इजियर सरल की जाएंगी, नहीं, स्ट्रेंथ मजबूत की जाएंगी, सही है, डिस्करेज की जाएंगी, हतोत्साहित की जाएंगी, नहीं, रिड्यूस की जाएंगी, नहीं, क्या की जाएंगी, स्ट्रेंथन की जाएंगी, यानी कि मजबूत बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मजबूत की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कॉन्सेप्ट्स लाइक मोर लेस लॉन्ग शॉर्ट फार नियर बिग स्मॉल एटसेट्रा आर, यानी कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है वेग टर्म्स फॉर कंपैरिजन, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द हैं, गलत। ऑप्शन बी कह रहा है एंटोनिम्स नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स, विलोम शब्द जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं नंबर, जब हमें बच्चों को नंबर, छोटे बच्चों को जब हम नंबर पढ़ाते हैं तो उससे पहले हमें उन्हें क्या समझाना होता है, उन्हें हमें मोर और लेस का, लॉन्ग शॉर्ट का, फार नियर का, ये सारे कॉन्सेप्ट उन्हें समझाने होते हैं। क्यों? ताकि अगर हम मान लीजिए कि बच्चों को नंबर देते हैं 5 और 3 और पूछे कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो बता सके कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। तो यानी कि हमें पहले नंबर सिखाने से पहले उन्हें हमें क्या समझाना पड़ता है, उन्हें हमें ये सारे टर्म्स को बताना पड़ता है। तो यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज एडजेक्टिव्स, यानी कि सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये मैथ्स में भी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो केवल अंग्रेजी भाषा के विशेषण तो है नहीं, ये मैथ्स में भी यूज हो रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है इंपॉर्टेंट प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, क्या है, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं। तो क्या है, ये हमें नंबर पढ़ाने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पढ़ानी पड़ती हैं, यानी कि क्या हो गया, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अकॉर्डिंग टू NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 classroom researchers have indicated a fairly systematic devaluation of girls as incapable of mastering mathematics even when they perform well in mathematics. What is the most appropriate reason for this? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर जो शोध हुए हैं उनसे ये पता लगता है कि अभी भी लड़कियों को क्या माना जा रहा है, अभी भी लड़कियों को माना जा रहा है कि लड़कियां गणित में विशेषज्ञता के योग्य नहीं है, जबकि लड़कियां अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं मैथ्स में, फिर भी ऐसा माना जाता है कि लड़कियां विशेषज्ञता के योग्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों माना जा रहा है, इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स इन मैथमेटिक्स इज ड्यू टू द फियर ऑफ मैथमेटिक्स प्रिवलेंट इन देम, कि लड़कियों का जो खराब प्रदर्शन है वो किस वजह से, उनके अंदर जो गणित के प्रति फियर है, जो उनके अंदर जो गणित के प्रति भय है, उनके कारण है। तो देखिए इसमें तो कह रहा है कि लड़कियां अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि वो विशेषज्ञता के योग्य नहीं है। तो इसका रीजन पूछ रहा है कि क्यों माना जा रहा है। तो ये तो कह रहा है कि लड़कियाँ जो हैं वो गणित में पुअर परफॉर्मेंस यानी कि उनका खराब प्रदर्शन है। ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है मैथमेटिक्स बाय इट्स नेचर इज मेल डोमिनेटेड सब्जेक्ट, कि मैथमेटिक्स जो है वो अपने प्रकृति के हिसाब से वो क्या है, मेल डोमिनेटेड है, यानी कि पुरुष प्रधान है सब्जेक्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस केवल लड़के ही मैथ्स पढ़ सकते हैं, है ना। ऑप्शन सी कह रहा है जेंडर्ड कंस्ट्रक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी हैव लेड टू द बिलीफ दैट बॉयज यूज मोर इनोवेटिव स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड दस हैव बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि जो समाज में जो जेंडर के प्रति जो
मान्यताएं हैं, जो मान लिया गया है, जो बिलीफ है, वो क्या है कि लड़के जो हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके पास क्या होता है, इनोवेटिव स्ट्रेटजी होती हैं, उनके पास अलग अलग तरीके के आइडियाज़ होते हैं, और इसलिए उनका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर है। इसी वजह से लड़के अच्छे से मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज में मान लिया गया है कि लड़कों में बुद्धि ज़्यादा होती है, या फिर उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है द मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ इन बॉयज़ आर इनेंट, यानी कि जो गणित की क्षमता है लड़कों में वो क्या है, वो जन्मजात है, यानी कि ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है classroom researchers have shown that most of the students find mathematics more difficult than the other subjects they study in the same class, यानी कि कक्षाई शोध ये दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स एड्स टू दिस फेयर, यानी कि देखिए किसी भी कक्षा में ये जो शोध हुआ है, यानी कि जो रिसर्च हुए हैं क्लासरूम पे, वो बता रहे हैं कि किसी भी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं वो अपने हर सब्जेक्ट के तुलना में मैथमेटिक्स को ज़्यादा कठिन बता रहे हैं या ज़्यादा उसको टफ बता रहे हैं। तो ये उनके प्रति मैथ्स का ये जो फियर है, जो उनके अंदर मैथ्स का या गणित का जो उनके अंदर डर है वो क्यों है। ठीक है, मतलब वो डर जो है उनके अंदर मैथमेटिक्स के किस नेचर की वजह से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है द वास्ट नॉलेज बेस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। तो हर सब्जेक्ट में विस्तृत ज्ञान भंडार होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इस वजह से डर नहीं है। ठीक है, डर किस वजह से देखते हैं आगे। द स्कोप ऑफ मल्टीपल आंसर्स टू अ गिवन क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, कि गणित में क्या है कि गणित में एक ही क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं, इस वजह से। तो ये गलत है, एक ही क्वेश्चन के कई आंसर नहीं होते, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं। आंसर एक होता है लेकिन मेथड्स अलग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है द स्कोप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, कि हमारे पास क्या होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के क्या है, मेथड्स हैं, विभिन्न प्रकार के समस्या को समाधान करने के लिए विभिन्न अलग अलग तरीके की क्या है, प्रणालियाँ हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वजह से डर नहीं है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि हम किसी भी सॉल्व को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जिस बच्चे को जिस रूप से जो भी मेथड समझ में आ रहा है वो उस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व कर रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो इससे नहीं डर पैदा हो रहा है। डर किससे पैदा हो रहा है, द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, जो अमूर्त चीज़ें हैं गणित में, जो गणित की जो अमूर्त प्रकृति है उसकी वजह से मैथमेटिक्स में बच्चों के अंदर डर पैदा हो रहा है। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी, यानी कि गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किसने काम किया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट जी ने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अ वेजिटेबल सेलर वॉज सेलिंग स्पिनेच फॉर ₹60 पर kg. सोनू परचेज 350 ग्राम ऑफ स्पिनेच फॉर विच द वेजिटेबल सेलर टुक ₹21. वो कैसे लिया है, ₹6 प्लस 3 करके वो जोड़ के लिया है ₹21. ठीक है, फ्रॉम सोनू यहाँ पे फ्रॉम होगा, फ्रॉम सोनू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द मैथमेटिकल स्किल्स यूज बाय द वेजिटेबल सेलर। ठीक है, देखिए एक सब्जी वाला है, ठीक है, वो कितने रुपए का पालक दे रहा है, 60 रुपए का 1 किलो पालक दे रहा है। वो कितना दे रहा है, 60 रुपए का 1 किलो पालक दे रहा है। 1 किलो पालक यानी कि 1000 ग्राम पालक वो दे रहा है 60 रुपये में। ठीक है, और सोनू को कितना चाहिए था, सोनू को कितना चाहिए, 350 ग्राम केवल चाहिए। सोनू को 350 ग्राम पालक चाहिए, तो वो उससे कितना रुपया लिया, 21 रुपया लिया। किस हिसाब से 21 रुपया लिया, वो देखिए 1000 ग्राम का 60 रुपया हो रहा है, यानी कि 100 ग्राम के लिए कितना रुपया लेगा, 6 रुपया लेगा।
छः रुपये में कितना आएगा, 100 ग्राम पालक आएगा। और यानी कि सोनू जो है 350 ग्राम लिया है, यानी कि 100 रुपये के लिए 6 ग्राम। तो ये 100 ग्राम के लिए हो गया, ये 100 ग्राम के लिए, ये 100 ग्राम के लिए, और ये 50 ग्राम के लिए। यानी कि वेजिटेबल सेलर जो है वो ऐसे पैसे जोड़ता है कि 6 रुपये का 100 ग्राम हो गया, 6 रुपये का 100 ग्राम हो गया, फिर 6 रुपये का 100 ग्राम हुआ, फिर 50 ग्राम 3 रुपये का हुआ, और टोटल जोड़ के 21 रुपया सोनू से लेता है। ठीक है, तो ये जो तरीका अपनाया है वेजिटेबल सेलर ने, यानी कि जो सब्जी बेचने वाला है, जो ये तरीका अपनाया है मैथमेटिकल स्किल्स जो उसने यूज किया है, वो क्या है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए कह रहा है दिस मैथमेटिकल स्किल इज एम्बिगियस। ये क्या है, अस्पष्ट है, बिल्कुल गलत है, अस्पष्ट नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि वो किस हिसाब से लिया है। ऑप्शन बी कह रहा है दिस स्किल इज़ नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन क्लास, कि ये स्किल्स जो है वो मैथमेटिकल क्लास मतलब कि क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, हम यूज़ करते हैं ना कि अगर 1 किलो में 10 रुपये का 1 किलो मिल रहा है, तो यानी कि 1 रुपये में 100 ग्राम मिल रहा है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो हम सॉल्व करते हैं, यानी कि ये यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है सच स्किल्स हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, की ये जो इस तरीके के जो इस तरीके का जो स्किल है वो क्या कर रहा है, एक अल्टरनेट स्ट्रेटजी हम दे रहा है, किस लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक अलग विकल्प दे रहा है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सी। ये सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स डिपिक्ट्स अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रेन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन मतलब दिखा रहा है कि बच्चे जो हैं वो अपना नॉलेज खुद से बना रहे हैं। ठीक है ना, अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास रीड्स अलाउड द मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिपीट्स आफ्टर हिम, कि एक बच्चा खड़ा होके पहाड़ा पढ़ रहा है और सारे बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं। तो इसमें वो नॉलेज कुछ कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, वो पहले का रटा हुआ है वही वो रट रहा है बच्चा, और पीछे पीछे उसके सारे वही चीज़ कह रहे हैं। तो इसमें कुछ वो अलग तरीके से कोई नॉलेज को नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है चिल्ड्रेन आर रिसाइटिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल इन अ कोरस, तो यही कि मतलब बच्चे जो हैं वो एक साथ पहाड़ा को पढ़ रहे हैं। तो ये भी नहीं होगा कि बच्चों को याद है, बच्चे अपना वही सेम दोहरा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है चिल्ड्रेन आर गिवन मैनिपुलेटिव्स लाइक number grids token arranged in rectangular arrays and they are exploring multiplication patterns using them, कि बच्चों को ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, नंबर ग्रिड्स टोकन्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर एरे, और वो क्या कर रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन पैटर्न को उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा था टीचर हैज़ रिटन इनकम्प्लीट मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑन ब्लैक बोर्ड एंड चिल्ड्रेन आर कंप्लीटिंग द टेबल बाई राइटिंग देम ऑन ब्लैक बोर्ड, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे क्या करता है शिक्षक, मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी कि पहाड़ा को लिख देता है कुछ कुछ छोड़ के ना, कुछ इनकम्प्लीट पहाड़ मतलब कि कुछ छोड़ के वो पहाड़ा को ब्लैक बोर्ड पे लिख देता है और बच्चे जाते हैं फिर उसे पूरा करते हैं। तो इसमें भी बच्चे कुछ अलग से नॉलेज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, वो जो पहाड़ा पढ़े हुए हैं वही जाके वहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू हेल्प अ प्राइमरी स्कूल लर्नर विजुअलाइज द इक्विवेलेंस बिटवीन फ्रैक्शन 2/3 एंड 4/6, यानी कि अगर हम लोग प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि 2/3 और 4/6 इक्वल हैं, तो हम उनको कैसे ये बता सकते हैं, कैसे विजुअलाइज करा सकते हैं। ठीक है, पहला है कि यूजिंग डिवीजन मेथड, भाग मेथड से, भाग विधि से। जैसे कि हम लोग उनको बोलें कि 2 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। फिर 4 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल हैं। अब वो छोटे बच्चे हैं, उनको हो सकता है कि भाग ही ना आता हो, तो क्या करेंगे, तो हम उनको डिवीजन मेथड से नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग एलसीएम मेथड से तो ये सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क, यानी कि उनको हम क्या समझाएंगे, फ्रैक्शन डिस्क से। फ्रैक्शन डिस्क का मतलब होता है जैसे
2/3 है, ठीक है। तो हम उनको एक डिस्क बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब बोलेंगे कि 2/3 का मतलब है कि 3 भाग में से 2 भाग, यानी कि 2 भाग को हम लोग क्या कर दिए, कलर कर दिए, मान लीजिए, ठीक है। 2 भाग को कलर कर दिए। ये किसका हम लोग बनाए हैं, 2/3 का बनाया। अगर हमको ऐसे ही 4/6 का बनाना हो, 4/6 का बनाना हो, यानी कि हमको इसमें कितने भाग करने पड़ेंगे, 6 भाग करने पड़ेंगे। कितने भाग करने पड़ेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। उसमें से हमें कितने पार्ट्स को कलर करना है, 4 पार्ट्स को कलर करना है, यानी कि हम उसमें से क्या करेंगे, 4 पार्ट्स को कलर करेंगे। तो अब देखिए, क्या ये और ये दोनों देखने में इक्वल लग रहे हैं। तो आखिर प्राइमरी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम किस हिसाब से समझा सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। उनको हम लोग इस तरीके से उनको विजुअलाइज करा सकते हैं कि ये फ्रैक्शन 2/3 और 4/6 क्या है, इक्वल है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क। फ्रैक्शन डिस्क की वजह से की मदद से हम लोग उनको ये समझा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी कह रहा था कि यूजिंग कैलकुलेटर्स, तो कैलकुलेटर्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, अ टीचर यूजेस रोल प्ले मेथड इन मैथमेटिक्स क्लास, हर एम इज़। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कीपिंग चिल्ड्रन बिजी, कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, नहीं, गलत हो गया। प्रोजेक्टिंग आइडियाज़, आइडियाज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए, सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, एंटरटेनिंग चिल्ड्रन, बच्चों के मनोरंजन के लिए, गलत है। तो ऑप्शन डी कह रहा है मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बनाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्टिंग आइडियाज, यानी कि विचारों का बहिर्वेशन करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 30 कह रहा है, सबटाइजिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नंबर सेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग द स्किल ऑफ सबटाइजिंग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सबटाइजिंग यानी उपकरना क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ बॉक्स बना दिए, ठीक है, कुछ बॉक्स बना दिए हैं और आपसे पूछेंगे बताइए कितने बॉक्स हैं, तो आप सीधे बोल देंगे कि ये 5 बॉक्स हैं। आप बिना गिने ही बता सकते हैं कि ये 5 बॉक्स हैं। तो ये जो स्किल है इसको क्या कहते हैं, सबटाइजिंग कहते हैं, ठीक है, या उपकरना कहते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरना के कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा वो है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उपकरना कौशल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है स्टूडेंट रिकॉग्नाइजेस द नंबर 6 एज 1 एडेड टू 5, ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है स्टूडेंट रोल्स अ डाई एंड इज एबल टू से इट इज़ 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट्स, यानी कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पासा खेल रहे हैं, यानी कि लूडो खेल रहे हैं। मान लीजिए आप मतलब एक पासा को उछालते हैं और बिना ही गिने बता दे रहे हैं कि वो कितने हैं, 4 आया है, यानी कि उसमें 4 डॉट्स हैं, ठीक है। वो बिना गिने ही बता दे रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें 4 डॉट्स हैं। यानी कि ये क्या कर रहा है, उपकरना विधि का, उपकरना के कौशल का यूज़ कर रहे हैं। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। Okay, so this was the whole session. I hope it will help you in your journey. Thank you so much, everyone.